चलिए, पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको 5th और 6th शेड्यूल के विषय में पढ़ा रहे हैं, दैट इज़ द शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड द ट्राइबल एरियाज़। हमने बहुत डिटेल में ये टॉपिक कवर किया ताकि सोसाइटी का सेक्शन आपका कवर हो जाए। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में इससे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, वो कवर हो जाए। एथिक्स के पेपर के क्वेश्चंस की मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाए कि आप उन्हें आंसर कर पाएँ, और जो भी रीसेंट डेवलपमेंट हैं, कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स हैं, वो एड्रेस हो जाएँ। तो हर तरह से हमने इसे कवर किया। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम ज़ाज़ा कमेटी के रिकमेंडेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने पहला सेक्शन देखा उनका, जो ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिक सेक्शन के नाम से पढ़ाया हमने। जो उसका आगे सेकंड सेक्शन था, मैंने आपको बताया था, वो ट्राइब्स लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क का सेक्शन था। ये हमने डिटेल में अब तक कवर किया है लेक्चर्स के माध्यम से। इसमें इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या लीगल प्रोटेक्शन दी गई हैं, क्या फ्रेमवर्क हैं, और क्या हैं शेड्यूल्ड एरियाज़ और क्या हैं ट्राइबल एरियाज़, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, यही सारी चीज़ें बताई हैं, वो हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है। तो ये सेक्शन यहाँ पर दोबारा रिपीट करने की नीड नहीं। हम अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ लाइवलीहुड्स एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का सेक्शन। सो थर्ड सेक्शन, ज़ाज़ा कमेटी आपको पता है 2013 में बनाई गई थी, और उनको यही टॉपिक्स पर मैंडेट दिया गया था कि आप इन पर स्टडी करें और रिकमेंडेशंस प्रेजेंट करें। तो जो अब हम सेक्शन कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ अ सेक्शन ऑन लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। देखिए, जब हम इस सेक्शन की बात करते हैं तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ सेक्शन है, ट्राइबल इकोनॉमी, जो कि एक बहुत ही मेन आस्पेक्ट है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम से ही डिप्रीवेशंस होती आई ट्राइबल सोसाइटीज़ के साथ, उनके साथ एट्रोसिटीज़ कमिट की गई, क्योंकि रिसोर्स रिच एरियाज़ में ये एग्जिस्ट करते हैं। इसका यहीं से आंकड़ा पता चलता है कि इनके साथ डिप्रीवेशंस कुछ इस तरह से होती हैं कि झारखंड और उड़ीसा, जो कि ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट हैं, जो कि रिसोर्स रिच स्टेट्स भी हैं, वहाँ पर अगर 2004-5 के आंकड़े से चलें तो झारखंड में 55% के अराउंड और उड़ीसा में 74% के अराउंड ट्राइबल्स बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, जबकि ये दोनों ही प्रिडोमिनेंटली ट्राइबल स्टेट्स हैं और दोनों ही प्रिडोमिनेंटली हाई रिसोर्स रिच एरियाज़ हैं। लेकिन फिर भी ट्राइबल सोसाइटी झारखंड में लगभग 54-55%, 54-55% बिलो पॉवर्टी लाइन, एंड उड़ीसा में 74-75% बिलो पॉवर्टी लाइन। तो डेप्रीवेशंस का लेवल यहाँ से पता चलता है कि उन रिसोर्सेज को फिर कौन ले जा रहा है, उनका लाभ किसको मिल रहा है। इसी तरह की डेप्रीवेशंस 40% तक ट्राइबल्स अब तक डिस्प्लेस हो चुके हैं डैम्स और अदर प्रोजेक्ट्स की वजह से। तो जो फॉल्टी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हमने इंडिपेंडेंस के बाद भी अपनाई, उसका रीज़न ये रहा कि आपने काफ़ी बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट्स की हैं इन एरियाज़ में। आपने सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स भी पहुंचाए, अपलिफ्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा भी दिया, बहुत से लॉज भी इनेक्ट किए। तो लेजिस्लेटिव प्लानिंग भी आपने इनके लिए की, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट भी की आपने, इनको पॉलिटिकली ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो इकोनॉमिक स्फेयर में बात करें, पॉलिटी के आस्पेक्ट में बात करें, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव दोनों, कल्चरल प्रोटेक्शन की बात करें, बाया पॉलिटिक्स, उसकी भी बात अगर कर लें, तो हर तरह से आपने समर्थन दिया, पैसा भी लगा, मशीनरी भी लगी। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म LWE इस क्षेत्र में इतना बढ़ गया था। उसका रीज़न इकोनॉमी ही था, जिस सेक्शन को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कारण ढूंढने के कई प्रयास किए गए। एक तरीका ये अपनाया गया कि इसे एक ही पर्सपेक्टिव से देखा गया कि ये एक तरह का नेशनल सिक्योरिटी आस्पेक्ट है और इसे मिलिट्रीली ही डील करना चाहिए, इसे बाय फोर्स हमें टैकल करना चाहिए। लेकिन फिर हमने रिज़ल्ट भी ऑब्ज़र्व किया, और वो ये हुआ कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और भी ज़्यादा एलिनेट होते चले गए इंडियन स्टेट से, भारत से और दूर होते चले गए, और लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म और स्ट्रॉन्ग होता गया, माओवाद वहाँ पर और मजबूत होता गया, माओइस्ट स्ट्रेंथेंड होते गए। अगला हमने तरीका ये ऑब्ज़र्व किया, एक पर्सपेक्टिव ये भी निकला कि जिन जिन ट्राइबल एरियाज़ में माओइस्ट होल्ड है, लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म स्ट्रॉन्ग है, ये पाया गया है कि उन ट्राइबल एरियाज़ में ही इकोनॉमी, सोसाइटी को लेकर के जो भी अब तक के प्रयास भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं, वो कमज़ोर हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि एजुकेशन है,
हेल्थ है, सैनिटेशन है, ये इन्हीं क्षेत्र में कमज़ोर है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो उसके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्लानिंग ट्राइबल सोसाइटीज़ को ध्यान में रख के होनी चाहिए थी, वो उस तरह से नहीं हो करके उस आदिवासी समाज को लाभ ना दे करके कॉरपोरेट्स को बेनिफिट देती रही, तो ये भी एक रीज़न है इनकी डेप्रीवेशन का। तो इन्हीं एरियाज़ में ये सोशली इकोनॉमिकली ऑप्रेस हुए हैं एक तरह से, और इन्हीं एरियाज़ में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म स्ट्रेंथन हुआ। तो मतलब ये एक तरह से आदिवासियों का भारतीय राज्य के प्रति ट्रस्ट डेफिसिट है। सो दैट ट्रस्ट डेफिसिट इज़ द रीज़न ऑफ द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म इन दीज एरियाज़। और ये ओवरलैप करता है कि उन्हीं उन्हीं ट्राइबल एरियाज़ में माओइस्ट इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वीक हैं। एक पर्सपेक्टिव ये भी अपनाया गया कि भाई दो तरह से चला जाए। एक तरफ तो कोशिश ये की जाए कि जो एरियाज़ अब स्ट्रॉन्ग माओइस्ट कंट्रोल में चले गए हैं उन्हें बाय पावर मिलिट्रीली छुड़वाने की कोशिश की जाए, और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए ताकि बाकी के क्षेत्र जो हैं वो माओइस्ट प्रभाव में ना जाए। बट ये भी ढंग से काम नहीं कर पाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप हुआ जो नेशनल इकोनॉमी को शायद बेनिफिट कर दे, लेकिन इन सोसाइटीज़ की नीड्स को सर्व ना करे। अंततः ये पाया गया कि नीतियाँ बहुत हैं, और ये जो चौथा पर्सपेक्टिव हो वो ये कहता है कि सही मायने में हुआ ये है कि आदिवासी समाज के लिए नीतियाँ बहुत हैं। उन्हें कई तरह की लैंड पर प्रोटेक्शन दी गई, उन्हें फॉरेस्ट पर और उनसे जुड़े रिसोर्सेज पर राइट्स प्रोवाइड किए गए। समस्या यहाँ पर आ जाती है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने और कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉरपोरेट्स और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बेनिफिट देने के नाम पर इन प्रोटेक्शंस को, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई चाहे पार्लियामेंट्री लॉज के माध्यम से, इन प्रोटेक्शंस को बाय हुक और बाय क्रुक मैनिपुलेट किया, सबवर्ट कर दिया, उनके पर्पस को ख़त्म कर दिया, उन्हें इस तरह से तोड़ मरोड़ दिया कि वो लाभ नहीं मिले। तो वो जो सबवर्जन ऑफ द प्रोटेक्शंस गिवन टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स था, वो एक रीज़न बन गया कि ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ। और वो जो प्रोटेक्शंस के लिए वो ट्राइबल्स एंटाइटल्ड थे, वो उन्हें स्टेट नहीं मुहैया करा पाया। कॉरपोरेट्स के हाथों, मनी लेंडर्स के हाथों, ट्रेडर्स के हाथों, ब्यूरोक्रेसी के हाथों उनकी एक्सप्लॉयटेशन को स्टेट नहीं रोक पाया। इट इज़ अ फेलियर ऑफ द स्टेट। सो द फेलियर ऑफ द स्टेट एंड द ट्रस्ट डेफिसिट, ये दो महत्वपूर्ण कारण पाए गए कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहा। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये कहा गया है कि वहाँ पर अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो तभी होंगे जब ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म किया जाएगा, जब स्टेट जिन एरियाज़ में फेलियर में रहा उसको ख़त्म किया जाए, उनके राइट्स इंश्योर किए जाएँ, कल्चर कस्टम मैनर उनको प्रोटेक्ट किया जाए, सेफगार्ड किया जाए, और सोशल इकोनॉमिक डिप्रिवेशंस जो उनकी रही हैं उन्हें ख़त्म किया जाए जनरली ट्राइबल सोसाइटीज़ को ध्यान में रख करके। तो उस तरह की सेंसिटिव सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करनी पड़ेगी जो उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करती है, जो उनके प्रति इनसेंसिटिव नहीं है, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं और उस तरह से काम करते हैं, और जो हाई लेवल इंटरेस्ट है फॉरेस्ट रिसोर्सेज में हर स्टेक होल्डर का, उस इंटरेस्ट को कंटेन करते हुए इंटरेस्ट नेशन का सर्व हो, और नेशन का इंटरेस्ट यही है कि प्रत्येक वासी, प्रत्येक नागरिक उस राष्ट्र की नीतियों से लाभान्वित हो। इसमें आदिवासी भारत के नागरिक हैं, उन्हें भारतीय नीतियों का लाभ मिलना चाहिए, तो नीतियाँ फिर उस हिसाब से ही बननी चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का इंटरेस्ट सर्व नहीं होना चाहिए, किसी एक लॉबी या सेगमेंट का नहीं। तो दैट इज़ द रीज़न कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। उसको देखा जाए तो दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पर ये हैं कि लाइवलीहुड क्या है, इकोनॉमी का स्टेटस उन क्षेत्रों में क्या है, उसी को लेकर के हमारी आज की चर्चा है मेनली। तो देखिए, जब हम ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में बात करते हैं तो मेजॉरली आज भी जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, ऐसा नहीं है सभी, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं जो अपने सराउंडिंग नॉन ट्राइबल इकोनॉमिक पैटर्न के साथ आज घुल मिल चुके हैं और उस तरह की ही अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन फिर भी बड़े स्तर पर अगर हम आज भी देखें तो जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, ये ट्रेडिशनल ट्राइबल इकोनॉमिक सिस्टम में बिलीव करती हैं और उसी से जुड़ी हुई हैं। सो डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसलिए आप देखते होंगे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की भी अगर मैं बात करूं तो कम्युनिटी लैंड के ऊपर इन्हें राइट दिया गया है, इनके लैंड को प्रोटेक्ट किया गया है। रीज़न बीइंग कि ये आज भी बड़े स्तर पर फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं अपनी लाइवलीहुड, अपनी इकोनॉमी के लिए। और इसी को हम कह रहे हैं ट्रेडिशनल ट्राइबल इकोनॉमी, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जैसे कि
फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड, जो भी लाइवलीहुड है वो फॉरेस्ट बेस्ड है। बैम्बूज़ का यूज़ कर लेंगे, टोकरियाँ बना लेंगे या कोई अदर आर्टिजनल एक्टिविटीज़ करेंगे उन मटेरियल्स के साथ, या फिर किसी तरह के हर्ब्स मेडिसिनल प्लांट्स को यूज़ करेंगे। महुआ है, उसका तेल इस्तेमाल किया जाएगा, महुआ का फूल, महुआ का फल, सभी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और भी बहुत सी हर्ब्स होती हैं। पत्तों का इस्तेमाल होता है पत्तल बनाने के लिए। तो बड़े पैमाने पर एक ट्राइबल सोसाइटी इन फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स पर रिलाई करती है। इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इस पर प्लानिंग करनी है, ना कि उन्हें कम्प्लीटली वहाँ से विस्थापित करके बिना तैयार किए एक ऐसी अर्थव्यवस्था में झोंक देना शायद जिसके योग्य वो नहीं है, और या वो अर्थव्यवस्था उनके कस्टम कल्चर मैनर को प्रोटेक्ट करने के योग्य नहीं है, तो फिर वो इकोनॉमी उनके बेनिफिट में नहीं है। एक एलिमेंट ये है कि प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी प्री एग्रीकल्चर लेवल है। उस लेवल पर फार्म इक्विपमेंट्स यहाँ पर यूज़ नहीं होते हैं। जब आप ट्रेडिशनल ट्राइबल इकोनॉमी की बात करते हैं, काफ़ी हद तक खेती आज भी हो के साथ होती है। आज भी यहाँ पर प्लॉ उस लेवल पर यूज़ नहीं होता। प्लॉ शेयर जिसे आप हल कहते हैं, उसका इस्तेमाल उस लेवल पर नहीं होता। आप कस्सी के साथ, दराती के साथ ही खेती करते हैं ज़्यादातर। तो एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो प्री एग्रीकल्चर लेवल की है। प्री एग्रीकल्चर लेवल, जब सेटल्ड एग्रीकल्चर शुरू नहीं हुए थे तभी एक लेवल का एग्रीकल्चर हुआ करता था, उसे प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। बहुत से आदिवासी समाज ऐसे पाए गए हैं जिनमें अपनी जनसंख्या बढ़ाने की रुचि ही नहीं है। जनसंख्या बढ़ने के कई कारण होते हैं। कारण ये भी है कि यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेटर नहीं है। तो जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर नहीं होगा तो आप डेथ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कंटेन नहीं कर पाएंगे, बीमारियों से उन समाज को बचा नहीं पाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और बाहरी लोगों के संपर्क में आकर के बीमारियां भी बहुत तेज़ी से फैलती हैं, क्योंकि उनका वैक्सीनेशंस भी उस लेवल पे रहता नहीं है। दूसरा कारण यह है कि संसाधन आपके पास पर्याप्त नहीं है, तो जनसंख्या इसलिए भी नहीं बढ़ाई जाती क्योंकि सस्टेनेंस डिफ़िकल्ट है। द फॉरेस्ट एरिया कम होता जा रहा है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं आदिवासियों की जो एक्सेस में है। इस वजह से जनसंख्या वृद्धि दर आप नहीं देखेंगे। सो कहीं कहीं पर तो स्टेगनेंट है, कहीं पर तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है ट्राइबल सोसाइटी की। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी लेवल बहुत लो है। सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी है। इकोनॉमी का लेवल सिर्फ सबसिस्टेंस है, गुजारे लायक है, सरप्लस नहीं है कि बाज़ार के साथ जुड़ सकें। यही एक कारण है कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं फॉरेस्ट के, जिनके बेस पर इनकी इकोनॉमी चलती है, उनके और भी बेहतर क्रिएटिव यूज़ हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आउटसाइडर्स के द्वारा एट्रोसिटीज़ इतनी कमिट की गई हैं अब तक, चाहे वो मनी लेंडर थे, ट्रेडर, बिजनेसमैन थे या ब्यूरोक्रेट्स थे, जिसके फलस्वरूप इनकी ज़मीनें हथिया ली गई, इन्हें गरीब बना दिया गया पूरी तरह से, ऑक्यूपेशंस इनके ख़त्म कर दिए गए। इसका एक नतीजा ये है कि बाहरी समाज से जुड़ना ही इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी वजह से न्यू क्रिएटिविटीज़, नई साइंस, नई टेक्नोलॉजी इस एरिया में पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रही। और यही कारण है कि आप आज भी सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट नहीं है, लैंड को बेटर यूज़ करने की प्रैक्टिसेस नहीं हैं, बेटर इक्विपमेंट्स नहीं हैं, बेटर सीड्स नहीं हैं, बेटर फर्टिलाइजर्स अवेलेबल नहीं हैं, इस तरह के तंत्र के साथ जुड़े ही नहीं हैं। लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं है कि जो प्रोडक्ट वहाँ उगाए जा रहे हैं या वहाँ से तोड़े जा रहे हैं उन्हें किस तरह से बड़े बाज़ारों तक पहुँचाया जा सके। तो सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी है, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी है, जिसकी वजह से स्किल्स इनकलकेट नहीं किए जा पा रहे हैं, न्यू साइंसेस को, न्यू स्टडीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया जा पा रहा है, नए प्रयोगों को नहीं समझा जा पा रहा है। स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से उनकी क्लोज्ड इकोनॉमी अपनी पॉपुलेशन के दम पर सपोर्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो पॉपुलेशन का बेस है वो बहुत कम है और ऊपर से सोसाइटी क्लोज है, ओपन नहीं है। तो ऐसे में खुद में सर्वाइवल हो पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं ट्रेडिशनल ट्राइबल इकोनॉमी के। ऐसी इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रहे समाज की हम चर्चा कर रहे हैं, इनका सुधार करना है। कुछ चीज़ें और चर्चा करते हैं। दैट कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के दौरान ऐसा हुआ कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में रहने वाले कुछ ट्राइबल्स जैसे कि द मुंडा, द ओरांव और द संथाल, हिस्ट्री में हमने डिटेल में डिस्कस किया है इस पर, इन्हें टी गार्डन्स में ले जाया गया। आसाम के टी गार्डन्स ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत ही प्रॉफिटेबल वेंचर के तौर पर देखे जाते थे, तो वहाँ पर ले जाया गया।
एक तरह का इंडेंचर्ड लेबर, देखिए बॉन्डेड लेबर कंसेप्ट तो ख़त्म हो गया था, एक तरह का इंडेंचर्ड लेबर कंसेप्ट था कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता था और फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ बाउंड होते थे कि वहीं रहना है और कॉन्ट्रैक्ट के तहत वहीं पर काम करना है जब तक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता, तो वो नियर टू बॉन्डेड लेबर था, तो इट इज़ इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर इन्हें वहाँ ले जाया जाता था, वहाँ पर ये कामकाज करते रहे। एक लेवल की एट्रोसिटी वो हुई कि उन्हें इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर काम कराया जाता था। ये आज़ादी के पहले की परिस्थितियाँ हैं। आज़ादी के बाद की परिस्थितियाँ ये है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में इन्हें आसाम की शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है वहाँ पर। जो वहाँ के आसाम के शेड्यूल ट्राइब लिस्ट के शेड्यूल ट्राइब्स हैं और जो किसी ज़माने में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के क्षेत्र से वहाँ पर ले जाए गए आसाम के चाय बागानों में काम करने के लिए, लेकिन उन्हें वहाँ पर शेड्यूल ट्राइब, आसाम के शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो उन्हें फिर वो सारे अधिकार लैंड और फॉरेस्ट पे वो प्रोटेक्शंस प्राप्त नहीं है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर उनकी लाइवलीहुड, उनकी इकॉनमी सफ़र हो रही है। और ये भी एक रीज़न है वहाँ आसाम में हो रहे कन्फ्लिक्ट्स का। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। अगर इन कम्युनिटीज़ की बात करें तो कुछ आंकड़े सामने आते हैं, वो ये है कि कम्युनिटीज़, ट्राइबल कम्युनिटीज़ प्रैक्टिसिंग हंटिंग एंड गैदरिंग हैव डिक्लाइंड बाय 24.08%। तो अब आपको कहीं पर एक आंकड़ा अगर दे दिया जाए कि भाई हंटिंग और गैदरिंग करने वाली कम्युनिटीज़ ट्राइबल सोसाइटी की 24.08% से घट गई हैं, प्रैक्टिसिंग हंटिंग एंड गैदरिंग हैव डिक्लाइंड बाय 24.08%, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बढ़िया इनके कोई हालात हो गए हैं, अब ये हंटिंग एंड गैदरिंग नहीं करते तो बहुत ही फ्लरिशिंग स्टेट में चले गए, ऐसा नहीं है। उसका एक रीज़न ये है कि जो फॉरेस्ट हैं वो डिसअपीयर हो चुके हैं और जो वाइल्ड लाइफ है वो डिमिनिश कर रही है। जब वाइल्ड लाइफ ही डिमिनिश हो जाएगी, फॉरेस्ट डिसअपीयर होने लगेंगे, तो नेचुरली हंटिंग एंड गैदरिंग में गिरावट आएगी। तो जिन चीज़ों पर ये आश्रित रहते हैं उन चीज़ों में कमी आ रही है बड़ी तेज़ी से, जिनकी वजह से जो प्रैक्टिसेस ये करते हैं उन प्रैक्टिसेस में कमी आ रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत से अदर एवेन्यूज़ जो इनके लिए ओपन किए गए उनका बहुत लाभ उठा रहे हैं और ये उस दिशा में चले गए हैं, इनका विकास काफ़ी हो गया है, इसलिए हंटिंग एंड गैदरिंग कम कर दिया इन्होंने। यहाँ की ये सेटल्ड सरप्लस एग्रीकल्चर करने लगे हैं या बड़े स्तर पर ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कामकाज करने लगे हैं, ऐसा नहीं। ये एक लेवल पर है पर मुकम्मल नहीं। अगर कहीं पर ऐसे आंकड़े हैं तो उसका एक कारण ये भी पाया जाता है कि इनकी लाइवलीहुड, इनकी इकॉनमी में इस बात का भी ख्याल रखना है कि एटलीस्ट जिस ट्रेडिशनल ट्राइबल इकॉनमी के दम पर वो सर्वाइव होते थे, जो उनका ऑक्यूपेशन था जैसे कि हंटिंग एंड गैदरिंग, उसमें भी समस्याएं हैं। कारण ये है कि आज वो इतनी दयनीय परिस्थिति में इसलिए है, जनसंख्या नीचे की ओर जा रही है, या तो टिकी हुई है या इनफैक्ट घट रही है। कारण ये है कि जिस प्रिमिटिव ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर के दम पर वो खड़े थे जैसे कि हंटिंग एंड गैदरिंग, वो भी कर पाना यहाँ पर नामुमकिन सा हो रहा है, क्योंकि जंगल क्षेत्र घट रहे हैं, वन क्षेत्र घट रहे हैं और वाइल्ड लाइफ कम हो रही है, और जो है वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड है, रिजर्व्ड है, नेशनल और नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, तो जिसमें इनका एक्सेस नहीं है। दैट इज़ अ वन आस्पेक्ट। इन्हीं आंकड़ों के हिसाब से फिर जाएं तो एक आंकड़ा आपके सामने निकल कर के आता है और वो ये है कि पूरे भारत भर में एक ऐसी कम्युनिटी होगी, ट्राइब्स, सिर्फ़ और सिर्फ ट्राइब्स एक ऐसी कम्युनिटी होंगी जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिनका लैंड प्रोटेक्टेड है, जिनके लैंड के राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड किए गए हैं, फिर भी उनकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी खड़ी होती हैं। मैं बता देता हूँ, अगर आप रूरल लेवल पर देखें तो बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन ट्राइबल्स की 47.1% है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के स्तर पर अगर देखें तो 47.1% बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल रह रहे हैं ट्राइबल सोसाइटीज़ के, जबकि नेशनल एवरेज यहाँ पर 33.8% है। तो जहाँ पर पूरे नेशनल एवरेज की बात करें तो 33.8% लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो रह रहे हैं रूरल एरियाज़ में, वहाँ पर्टिकुलरली शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की बात करें तो 47.1% है। आंकड़े का अंतर बहुत अधिक है। तो इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी समाज में गरीबी का मुद्दा बहुत बड़ा है। दूसरी बात, यही अर्बन एरियाज़ में बात करें तो ये 28.8% तक है आदिवासियों में, जबकि यही अगर हम बात करें नेशनल एवरेज की बात करें तो ये 22 से 25% के अराउंड आपको मिलेगी। तो शहरी स्तर पर भी आदिवासियों में गरीबी अधिक है और ग्रामीण स्तर पर भी आदिवासियों में गरीबी अधिक है। ये है चिंता का विषय। गरीबी के कारण जो उनकी प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस थी वो भी जा रही हैं, और जो न्यू स्कीम्स, न्यू प्रोजेक्ट्स उनके लिए चलाए गए, उसमें उनका एनरोलमेंट या पार्टिसिपेशन कह लीजिए वो हो नहीं पाया। मैंने आपको बताया कि जिन ग्रुप्स का इंटरेस्ट था एज अ स्टेक होल्डर उन फॉरेस्ट में,
उन्होंने किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत या लेजिस्लेटिव मैनर में दिए हुए प्रोटेक्शंस को, एंटाइटलमेंट्स को सबवर्ट किया और बेनिफिट्स लिए, और वो बेनिफिट्स इनकी डेप्रिवेशंस का रीज़न बने और इन्होंने सफ़र किया। कुछ आंकड़े और पाए जाते हैं, वो क्या बताते हैं कि जहाँ हम ये कह रहे हैं कि भाई हंटिंग एंड गैदरिंग में इनका डिक्लाइन हुआ है, तो वहाँ दूसरी तरफ ये भी एक आंकड़ा पाया जाता है कि शार्प राइज हुआ है इन द नंबर ऑफ एसटीज़ एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सर्विसेज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, प्राइवेट सर्विसेज में हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी हैं आज की डेट में। मतलब ये है कि वर्क पार्टिसिपेशन या वर्क पॉपुलेशन रेट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि रिजर्वेशन का कंसेप्ट दिया गया, तो इससे ये पाया जाता है कि जो एसटीज़, शेड्यूल ट्राइब्स पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़ गए, वो गवर्नमेंट जॉब्स पा गए। तो आप उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में देखेंगे भी, जो न्यूली एजुकेटेड इमर्जिंग मिडिल क्लासेस हैं वहाँ की, उनका मेन एस्पेक्ट ही यही होगा कि या वो ब्यूरोक्रेसी में होंगे, या पॉलिटिकल पोर्टफोलियोज़ होंगे उनके पास, या फिर वो गवर्नमेंट जॉब्स में होंगे, चाहे बैंकिंग की बात करें, एसएससी की बात करें, या सिविल सर्विसेज की बात करें, आपको वो पाए जाएंगे, क्योंकि शेड्यूल टाइप रिजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। तो ये एक लेवल पर चेंज आया। लेकिन जिस हमको ट्राइबल सोसाइटी की बात करते हैं, जो हंटिंग गैदरिंग से जुड़ी हुई थी, जिस ट्राइबल सोसाइटी की बात करते हैं जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर ही डिपेंडेंट थी, उस ट्राइबल सोसाइटीज़ का रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं है, इन प्राइवेट सर्विसेज में नहीं है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ही डेप्लोरेबल स्टेट में है। अगर उन सोसाइटीज़ का शेयर है भी है, तो वो इट इज़ अ डेप्लोरेबल आस्पेक्ट, वो उतना विकासवादी नहीं है, इट इज़ अ मियर सस्टेनेंस। लेकिन हाँ, ये बात पाई गई है कि कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट दिया गया था, उसने लाभ पहुंचाया है समाज को, और बहुत ही तीव्र आपको उछाल गति दिखती है किन मामलों में, गवर्नमेंट सर्विसेज में, प्राइवेट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। कुछ आंकड़े इन चीज़ों के भी ले लेते हैं, जैसे कि लैंड ऑनरशिप की अगर हम बात करें। जब हम लैंड ऑनरशिप की बात करते हैं, तो ये पाया जाता है कि इंडिया लेवल पर जो एवरेज एरिया पर हाउस होल्ड ओन करता है, वो है 0.563 हेक्टेयर, यानी कि लगभग 0.56 हेक्टेयर के अराउंड पर हाउस होल्ड इंडिया में लैंड ओन करता है। वहीं शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो ये आंकड़ा बड़ा है, इंडियन नेशनल एवरेज के कंपैरेटिवली ये बड़ा है, वो है 0.708 हेक्टेयर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही ज़मीन संपन्न वर्ग है, बहुत ही धन संपन्न वर्ग है, जहाँ पर भारत भर में देखें तो जो पर हाउस होल्ड है वो कितनी ज़मीन ओन कर रहा है, 0.563। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शेड्यूल ट्राइब को देखें तो 0.708, तो ये तो बहुत संपन्न है, ऐसा नहीं। उनकी जनसंख्या काफ़ी कम है, वो जितनी ज़मीन पे रहते हैं उस ज़मीन के मुताबिक देखा जाए तो उनकी जनसंख्या कम है, हाउस होल्ड्स कम है, उसके कंपैरेटिवली वो लैंड 0.708 उनके पास आ रहा है। वो जो 0.708 लैंड वो ओन कर रहे हैं शेड्यूल ट्राइब्स, उसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह का लैंड होता है, उसकी फर्टिलिटी का लेवल क्या है, वहाँ पर इरिगेशन के ज़रिए कौन कौन से पहुँचते हैं, वहाँ पर माइनिंग के प्रोस्पेक्ट्स कितने हैं जिसकी वजह से वो लैंड माइनिंग के लिए यूटिलाइज़ कर लिया जाएगा और फिर उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, वो कितना क्षेत्र है जो रिज़र्व क्षेत्र के तहत भी आता है। ऐसे बहुत से फैक्टर्स को कंसिडर किया जाए तो जो ज़मीन वो ओन कर रहे हैं एक एवरेज हाउस होल्ड के तौर पर, वो उनकी सर्वाइवल के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनकी जीवन यापन का एकमात्र ज़रिया वो ज़मीन ही है जिस पर वो आश्रित हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो जब हम नेशनल एवरेज की बात करते हैं तो 0.563 का आंकड़ा 0.708 के आंकड़े के मुकाबले इसलिए मजबूत हो जाता है क्योंकि नेशनल लेवल पर अदर सोर्सेज ऑफ ऑक्यूपेशन, अदर एवेन्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर अल्टीमेट। बट वहीं ट्राइबल सोसाइटीज़ के लिए देखें तो वो विस्तार कभी ओपन हुए ही नहीं जिनके तहत वो बाहर भी आ पाएँ ज़मीनों से, और फिर जितनी उनकी डिपेंडेंस है ज़मीन पर उस हिसाब से ये आंकड़ा कुछ भी नहीं। इसी हिसाब से अगर हम फिर आंकड़े के हिसाब से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनली बैक्ड ट्राइब, कॉन्स्टिट्यूशनली बैक्ड कम्युनिटीज़ जिसके राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन बैक करता है, उस लेवल पर देखें अगर फिर तो ये आंकड़ा हैरान करता है कि 9.4% ऑफ द एसटीज़ आर लैंडलेस। 9.4% शेड्यूल ट्राइब्स लैंडलेस हैं, ज़मीन विहीन हैं। वहीं दूसरी तरफ नेशनल एवरेज कितनी है, 7.4%। नेशनल एवरेज 7.4% है, 7.4% लैंडलेसनेस है, जबकि शेड्यूल ट्राइब में लैंडलेसनेस
4% है, जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बैक्ड है। तो ये एक क्वेश्चन है जो डील होना ज़रूरी है। बैंक अकाउंट्स की बात करें तो लगभग 44.98% शेड्यूल ट्राइब्स के पास बैंक अकाउंट है, 44.98% हाउस होल्ड्स के पास बैंक अकाउंट है, जो कि जबकि रिपोर्ट की मैं अगर बात करूं तो ये आंकड़ा लगभग 58% 59% था नेशनल एवरेज का, तो उसके मुकाबले ये कम था। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के मामले में काफ़ी पिछड़ते हैं। केंद्र के द्वारा जहां डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत अधिकतर स्कीम्स का लाभ पहुंचाया जा रहा है, उसके तहत अगर देखा जाए तो जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि जो लोन दिए जाएंगे इनका कौशल विकसित करके इन्हें जो रोज़गार प्रदान करना है, इन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना है, इनकी आर्ट को डेवलप करना है, उसके लिए पैसे की आवश्यकता है। वो पैसा मनी लेंडर के क्लचेस से बचाना है और इंस्टीट्यूशनली इन तक पहुँचाना है। उसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है, इनका बैंकिंग एम्बिट में आना बहुत ज़रूरी है, बैंक के घेरे में आना ज़रूरी है। उस मामले में भी अभी बहुत सा काम करना बाकी है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR और वर्कर पॉपुलेशन WPR, इसको थोड़ा समझ लीजिए क्या फ़र्क होता है लेबर फोर्स में और वर्क फोर्स में, क्या अंतर होता है। देखिए कामकाज करने के लिए लेबर तो चाहिए देश भर के लिए, तो कौन से ऐसे वर्ग हैं जो जिसे हम लेबर में सम्मिलित नहीं करेंगे, तो बच्चे इसमें नहीं आते, और जो वृद्ध हैं जो बूढ़े हैं वो भी इसमें नहीं आते, तो उनको बाहर कर दें तो बाकी सभी जो हैं वो लेबर फोर्स बन सकते हैं, वो लेबर फोर्स हैं। अब उसमें से भी 3 कैटेगरी आप समझ लीजिए। लेबर फोर्स तो ओवरऑल कैटेगरी हो गई, जो लोग कामकाज करने के योग्य हैं उन्हें लेबर फोर्स कह देते हैं। अब उसमें से एक वर्ग है जो सही में काम अभी कर रहा है, लेबर फोर्स का एक सेगमेंट जो काम अभी कर रहा है, जो अभी एम्प्लॉयड है। एक वर्ग है जो अवेलेबल है काम करने के लिए, कभी भी उसे काम पे लगाया जा सकता है। एक वर्ग है जो काम करना चाहता है, आने वाले समय में काम करेगा। सो लेबर फोर्स का मतलब ये होता है कि जो एम्प्लॉयड हैं इस समय में, यानी कि वो काम कर रहे हैं, या जो काम करने के लिए अवेलेबल हैं, या जो काम करने के लिए विलिंग हैं भविष्य में, ये तीनों इसमें आ जाते हैं। अब इसी लेबर फोर्स का वो वर्ग जो एक्चुअली में अभी काम कर रहा है, एम्प्लॉयड है, वो वर्क फोर्स है। तो लेबर फोर्स से ही निकलती है वर्क फोर्स। बट लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में दोनों अलग अलग बातें हैं। वर्क फोर्स में ऐसा नहीं होता कि कौन है जो कि अवेलेबल है काम करने के लिए, या कौन है जो आगे भविष्य में काम कर सकता है जब काम मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसमें वो होते हैं जो काम कर रहे हैं, एक्चुअली एम्प्लॉयड। सो वर्ड वहाँ पर यूज़ होता है कि पर 1000 लोगों पे, पर हर 1000 लोगों पे कितने लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड है। तो दैट इज़ द वर्क पॉपुलेशन रेशियो। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है कि पर 1000 में से कितने लोग हैं जो एज अ लेबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब कि जो वर्क या तो कर रहे हैं एज अ लेबर, या जो वर्क करेंगे, काम कर सकते हैं अभी, या जो करेंगे आगे आने वाले समय में, वो सब उसमें आ जाते हैं। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से देखें तो शेड्यूल ट्राइब्स की अगर मेल कैटेगरी की बात करें तो ये 56.2% है, जबकि ऑल ग्रुप्स की अगर बात करें तो 54.6% है। तो ये ज़्यादा है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा वर्क फोर्स का हिस्सा होते हैं, ये ज़्यादा एम्प्लॉयड होते हैं। यानी कि ट्राइबल सोसाइटी में पर 1000 पे देखें तो लगभग 56.2% लोग वर्कर के तौर पर काम करते हैं। अब यहाँ पर वर्कर के तौर पर काम करने की बात करें तो आदिवासी समाज कामकाजी होता है, उसमें सभी कामकाज करते हैं। अगर हम मेल पॉपुलेशन की बात करें, देखिए एसेट्स इतने नहीं होते, फाइनेंशियल कंडीशन घर की इतनी बेहतर नहीं होती है कि आप बिना कामकाज के गुजारा कर पाएँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी तरफ इसको इस तरह से ना देखा जाए कि भाई एम्प्लॉयमेंट के सिनेरियो बहुत ज़बरदस्त हैं इसलिए वर्कर पॉपुलेशन रेशो अच्छा है। यकीनन गवर्नमेंट सर्विसेज में वर्कर है, ये बात करेक्ट है, प्राइवेट सर्विसेज में है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी है, लेकिन इसमें ये देखना ज़रूरी है कि वो जो वर्कर है वो कितनी अर्निंग्स ले करके आ पा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इस मामले में देखा जाए तो वो परिस्थिति बहुत कमज़ोर है। इसमें भी बहुत सी और चीज़ें पाई गई हैं जिसमें ये पाया गया है कि जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन प्राप्त कर चुके आदिवासी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में वो बाकी कैटेगरीज़ के कंपैरेटिवली ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। उसका रीज़न ये नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहते, वो बहुत ही चूज़ी हैं। उसका रीज़न ये है कि जिस तरह की एजुकेशन उन्होंने ग्रहण कर ली है उसके रिलेटेड
उस एजुकेशन से कनेक्टेड मार्केट में जॉब नहीं है। ये एक स्ट्रक्चरल मिसमैच है। तो एक तरह की ट्राइबल सोसाइटी में एजुकेटेड सेक्शन में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रांगली पाई गई है, इसलिए ये अनएम्प्लॉयमेंट की दर में बाकी ग्रुप्स जैसे कि शेड्यूल कास्ट और अदर ग्रुप्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा नीचे की ओर गिर रहे हैं। इस चीज़ को सुधारना बहुत ज़रूरी है, वरना ये घातक हो जाएगा। जिस तरह की बाज़ार की मांग है उस तरह की शिक्षा हमें देनी पड़ेगी, उसी तरह के कौशल का विकास करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन उतनी बेटर नहीं है, क्योंकि ज़मीनें उतनी नहीं हैं, एसेट्स उतने नहीं हैं जिससे कि फ्यूचर सिक्योर हो जाए, जिससे कि आप लंबे समय तक पढ़ पाएँ और वर्कर के तौर पर काम ना करें। क्योंकि देखिए, अगर आप धन संपन्न हैं तो लंबे समय तक बच्चे पढ़ते हैं, 25 बरस या कई बारी 30 बरस तक भी पढ़ाई करते हैं, वर्क फोर्स का मेंबर नहीं बनते हैं, वर्क फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट कम हो जाता है। लेकिन जब आपको पता है कि एक फैमिली है जिसमें 4 लोग हैं, चारों को ही कमा करके अपना गुजारा करना है, तो फिर आप जैसे ही कंट्री के लॉज अलाउ करते हैं, चाइल्ड प्रोहिबिशन के आगे जैसे ही उम्र बढ़ जाती है, आप कामकाज करना शुरू कर देते हैं। ट्राइबल्स में ये एक ट्रेंड पाया गया है। इसकी वजह से उनका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज़्यादा रहता है। और दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि गवर्नमेंट सर्विसेज में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है ड्यू टू रिजर्वेशंस और ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी, जिसकी वजह से भी वर्कर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अब अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो ये आंकड़े से आप हैरान हो जाएंगे कि इट इज़ हाईएस्ट अमंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एट ऑल इंडिया लेवल, 56.7% मेल कैटेगरी में। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मेल कैटेगरी में इंडिया में सबसे हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब में है, जबकि ये ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो उसमें लोवेस्ट है, दैट इज़ 50.9%। तो शेड्यूल ट्राइब्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है। मैंने आपको वही बताया कंसेप्ट कि देखिए, धन संपन्नता उतनी नहीं होती, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। शिक्षा का प्रचार प्रसार उतना अधिक नहीं है, ये भी एक दूसरा बड़ा फैक्टर है। और तेज़ी से उनके जो वन हैं, जो वन क्षेत्र है जिन पर वो निर्भर किया करते थे, वो ख़त्म होते जा रहे हैं, वो उन क्षेत्रों से विस्थापित हो रहे हैं। तो चाहे सड़क बनाने का कामकाज है, चाहे नहरों की खुदाई का काम है, चाहे डैम बनाने का काम है, चाहे माइनिंग है, उसमें एज एन लेबर फोर्स वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये हाईएस्ट पाया गया है। अब हम अगर बात करें खेतों की या जंगलों में कामकाज करने की, तो वहाँ पर भी ट्राइबल सोसाइटी की बात करें तो इतना सरप्लस एक पर्सन नहीं कमाता कि बाकी के 3 लोग या 4 लोग बैठ करके उसे खाएं। इसलिए हर किसी को अपने सर्वाइवल के लिए काम करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर पाया गया है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के कॉन्टेक्स्ट में कि ये अधिक पाया गया। वहीं फ़ीमेल की भी बात करें तो ये भी सरप्राइजिंग है कि जो शेड्यूल ट्राइब फीमेल है उसका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हाईएस्ट है 33.6%, जबकि अगर हम भारत के स्तर पर बात करें तो जो फीमेल है उसका ऑल इंडिया एवरेज अगर हम देखें तो भारत के ओवरऑल लेवल पर 22.6% फीमेल का ही लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। उसका भी रीज़न ये है कि ये पाया गया कि तेज़ी से वुमेन में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट घटा जब घर की फाइनेंशियल कंडीशन सुधरी। जब घर में फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ती है, ऐसा पाया गया ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वुमेन काम करने के लिए बाहर आती है, फैमिली को सपोर्ट करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जब भी वो परिस्थिति सुधरती है तो कामकाज की वैसी आवश्यकता नहीं रह जाती, वो अपने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर देती है और स्टेटस प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है। स्टेटस प्रोडक्शन यही है कि जो लोग उनके खेतों में या उनके घर में या किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में कामकाज में लगे हैं, उन्हें खाना बना करके देना, उन लोगों अच्छे तरह से कपड़ों का रख रखाव करना, यानी कि कामकाज में जो कपड़े पहने जाएंगे उनकी साफ़ सफाई करके उन्हें तैयार करके रखना। तो इस तरह के काम जो हैं, जो सोशल प्रेजेंस को बढ़ाएं किसी भी फैमिली की, उसे स्टेटस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो वुमेन वो काम करने लग जाती हैं जब भी किसी की फैमिली बेटर हो जाती है, तो फिर उसका पार्टिसिपेशन रेट घट जाता है। लेकिन ऐसी एडवांटेजेस ट्राइबल सोसाइटी को भी नहीं मिल पाई। इसी का कारण है, यहाँ पर ये पता लगता है कि एक एस्पेक्ट तो ये भी है कि जेंडर इनइक्वलिटीज़ ट्राइबल एरियाज़ में कम है। ट्राइबल सोसाइटीज़ मैट्रिलिनियल होती हैं, जिसमें वुमेन को भी कामकाज करने की बराबर अनुमति रहती है। वुमेन सब तरह से अपने मेल काउंटर पार्ट का साथ निभाती हैं हर तरह की फार्मिंग और अदर लाइफ स्टॉक एक्टिविटीज़ में।
ये भी एक कारण है कि ट्राइबल सोसाइटी में फ़ीमेल में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अधिक रहता है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इसलिए भी ज़्यादा है कि शिक्षा का स्तर उतना अधिक नहीं है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट फ़ीमेल के मामले में नहीं है कि वो अपनी डिग्री के मुकाबले जॉब के वेट में बैठी रहें, जो कि पाया गया है और अदर कैटेगरीज़ के मामले में कि क्योंकि एजुकेशन लेवल उनमें है और उस तरह की जॉब वो चाहते हैं, इसलिए वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने मुतल्लक जॉब सर्च कर रहे हैं जो कि उनकी डिग्री के मुकाबले उनको लगता है कि होनी चाहिए, उतने वेजेस उन्हें मिलने चाहिए, वैसी सर्विसेज हों, जिसकी वजह से वो कामकाजी फ़ौज नहीं बन रही हैं। लेकिन वहीं आदिवासी समाज में देखें तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ख़ासतौर महिला को लेकर के, इसलिए वो कामकाज कर रही हैं। अनस्किल्ड एक्टिविटीज़ में उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अधिक है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इसलिए अधिक मिलता है। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि एजुकेशन का बढ़ावा बहुत ज़रूरी है आदिवासी समाज में, स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज, राइट डिग्री ऑफ स्किल्स इम्पार्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि मार्केट को रिक्वायरमेंट है, ताकि जो उनका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, यानी कि जो एम्प्लॉयड सेक्शन है, जो उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जो लोग कामकाज कर रहे हैं, जो करने को अवेलेबल हैं, जो भविष्य में करेंगे, वो एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में जा सकें, अपना विकास कर सकें और जो उनकी एजुकेशन है, जो उनके स्किल्स हैं, उसके मुकाबले उन्हें वेजेस मिले, तब उनका अपलिफ्टमेंट हो पाएगा, सोशली वो डेवलप हो पाएंगे। ये आंकड़े